नमस्कार दोस्तों, भारतीय सेना ने बहुत बड़ा कारनामा किया है। बिगेस्ट एवर एनकाउंटर ऑफ नक्सलाइट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत में जब से नक्सलवाद जन्मा है, जब से नक्सलवाद पनपा है, 1967 से लेकर अब तक के इतिहास में इससे बड़ा एनकाउंटर भारतीय सेना ने कभी नहीं किया। इतने ज्यादा नक्सलाइट लोगों को कभी नहीं मारा है। 29 नक्सलाइट्स को, 29 नक्सलवादियों को, 29 नक्सलवादियों को छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में हमारे सीआरपीएफ, बीएसएफ और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड ने तीनों ने ज्वाइंट ऑपरेशन करके 29 नक्सलाइट्स को मार दिया गया है। और इस साल ये टोटल आंकड़ा 79 हो गया है। 1 जनवरी 2024 से लेकर जब तक हम पढ़ रहे हैं तब तक 79 माओवादियों को या नक्सलवादियों को हमारी सेना ने मार दिया है। और छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में यह घटना हुई है। और इस इंसान का बहुत बड़ा योगदान है। इनका नाम है सुंडाराज पतलिंगम। सुंडाराज पतलिंगम को सरकार ने बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी सौंप रखी है और इनके नाम से नक्सलवादी थर-थर कांपते हैं। एक तरीके से नक्सलवादियों के लिए सिंघम है। इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो 29 नक्सलवादियों का एनकाउंटर कर दिया गया है छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में। और इस साल नक्सलवादियों की मरने की संख्या 79 हो गई है। कभी हम ये सुना करते थे कि भाई कभी 20 सीआरपीएफ के जवानों को उड़ा दिया, कभी 79 सीआरपीएफ के जवानों को उड़ा दिया, कभी 50 सीआरपीएफ के जवानों को उड़ा दिया गया। कभी नक्सलवाद भारत में चरम सीमा पर हुआ करता था 2007 और 2010 के टाइम पीरियड में, लेकिन अब नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर है। तो भारत में आखिर नक्सलवाद जन्मा क्यों? नक्सलवाद क्या होता है? माओवाद क्या होता है? वामपंथी उग्रवाद क्या होता है? नक्सलिज्म क्या होता है ना? माओइज्म क्या होता है? लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या होता है? अलग अलग नाम क्यों है इसके? कैसे भारत में पनपा है? क्या इसकी विचारधारा है? इन सभी बातों को विस्तार में समझेंगे। और कैसे नक्सलवाद का राइज हुआ, कैसे इसका राइज हुआ या कैसे इसका उदय हुआ, कैसे इसका एक्सपेंशन हुआ, कैसे इसका विस्तार हुआ और कब ऐसे डिक्लाइन कर रहा है, अब ये फॉल हो रहा है, धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर है। अब हम इन्हीं बातों के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप ये समझो कि तीनों इसी के नाम है, नक्सलवाद, माओवाद या वामपंथी उग्रवाद। नक्सलिज्म, माओइज्म या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एक ही चीज के नाम है। ये एक आइडियोलॉजी है, विचारधारा है। और जो लोग इस विचारधारा, इस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, इसका समर्थन करते हैं, इस पर चलने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को हम नक्सलवादी कह देते हैं, माओवादी कह देते हैं और वामपंथी उग्रवादी कह देते हैं। अंग्रेजी में अगर इनको बोले तो नक्सलाइट कह देते हैं, माओइस्ट कह देते हैं या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट कह सकते हैं। अब इनका नाम नक्सलवादी क्यों पड़ा? नक्सलवाद क्यों पड़ा इस आइडियोलॉजी का नाम? इनका नाम माओवादी क्यों पड़ा? माओवाद इस विचारधारा का नाम क्यों पड़ा? इस चीज को हम आगे समझते हैं। भारत के लिए कभी यह बहुत बड़ी चुनौती हुआ करती थी और अभी भी बहुत बड़ी चुनौती है। सबसे पहले इस बात को हम समझते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से होती है। अगर मैं आपको इसको एक लाइन में बताऊं तो साम्यवादी विचारधारा को क्रांतिकारी आंदोलन के माध्यम से आगे बढ़ाना। साम्यवादी विचारधारा क्या होती है, पहले हमें इसको समझना पड़ेगा। तो साम्यवादी विचारधारा कम्युनिज्म की जो आइडियोलॉजी होती है उसको रेवोल्यूशनरी तरीके से आंदोलन करके क्रांतिकारी तरीके से आगे बढ़ाना ही नक्सलवाद है, माओवाद है। सबसे पहले हम इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं। एक पश्चिम बंगाल में जगह पड़ती है जिसका नाम है नक्सलबाड़ी। नक्सलबाड़ी एक गांव है और इस गांव में सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है। नक्सलबाड़ी गांव होने की वजह से इसको हम नक्सलवाद कहते हैं। यह शब्द यहीं से आया है। नक्सलबाड़ी गांव में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई और दो बड़े लीडर हुआ करते थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के दो बड़े लीडर चारू मजूमदार और कान्हू सान्याल ने इसकी शुरुआत की थी 1967 में। 1967 में सबसे पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के दो बड़े नेता नक्सलबाड़ी गांव में किसानों की बहुत बड़ी सभा होती है और यहां पर भूमि अधिग्रहण को लेकर पहली बार आंदोलन छिड़ जाता है। भूमि अधिग्रहण का मतलब क्या होता है कि जमीन जिसकी, जो जमीन पर खेती करता है, जमीन भी उसी की होना चाहिए। तो जमीन उसी की जो उसको जोतता है, जो उसको खेती करता है। हम ये देखते हैं कि कई बार श्रमिक वर्ग, किसान वर्ग या जो मजदूर वर्ग होता है ये परिश्रम करता है, मेहनत करता है। और जो एलिट वर्ग है, बड़ा वर्ग है, जो बड़ा जाते हैं, जो जमींदार वगैरह लोग होते हैं, ये अपनी पूंजी भरते हैं, अपनी जेब भरते हैं। तो ये किससे प्रभावित थे? आपने 3 लोगों का नाम सुना होगा। ये मैन इन ब्लैक, तीनों ब्लैक सूट में आपके सामने मौजूद है। इनका नाम आपने कई बार पढ़ा होगा, कार्ल मार्क्स। ये पूरी दुनिया में समाजवाद के जनक है, फादर ऑफ सोशलिज्म। इनका ऐसा कहना है कि जो मजदूर वर्ग होता है, श्रमिक वर्ग होता है, जो किसान वर्ग होता है, ये मेहनत करता है, परिश्रम करता है, सब कुछ यही करता है ना।
खेत दूसरे का होता है, सारा का सारा परिश्रम मेहनत मजदूरी वो करता है और सारा का सारा माल ये बड़ी क्लास वाले, बड़े वर्ग वाले या बड़ी जातियों वाले लूट ले जाते हैं, पूंजीपति अपनी जेब भरते हैं। तो सबसे पहले समाजवाद का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया, इनसे ये प्रभावित थे। फिर आपने व्लादिमीर लेनिन का नाम सुना होगा, इन्होंने इस विचारधारा को, समाजवाद की विचारधारा को यूएसएसआर में या सोवियत में बड़े पैमाने पर पहुंचाया है। और इनका नाम आपने सुना होगा माओ जेडोंग। माओ जेडोंग चाइना के अंदर कम्युनिज्म के जनक माने जाते हैं। चाइना के अंदर कम्युनिज्म या साम्यवाद की शुरुआत करने वाले माओ जेडोंग है। तो सबसे ज्यादा ये माओ जेडोंग से ही प्रभावित थे। इन दोनों ने, चारू मजुमदार और कानून सान्याल ने 1967 में नक्सलवादी गांव पश्चिम बंगाल में सबसे पहले इस आइडियोलॉजी को, भूमि अधिग्रहण की बात की कि जो जमीन पर खेती करेगा जमीन भी उसी की होगी। इनका ऐसा मानना था कि भारत का जो श्रमिक वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, उसकी दुर्दशा का कारण भारत की सरकार की नीतियां, भारत की सरकार की पॉलिसी है। जो भारत की सरकार है वो उच्च वर्गों में शासन करती है, जो बड़े वर्ग के लोग हैं, बड़ी जातियों के लोग हैं, वही भारत में सारा का सारा कंट्रोल करते हैं। और कृषि तंत्र, एग्रीकल्चर का सारा एरिया इन्हीं के कंट्रोल में है। भले कृषि करता किसान है, मजदूर करता है, लेकिन भूमि का कंट्रोल किसका है? बड़ी क्लास के लोगों का है। तो भारत में उच्च वर्गों का शासन ज्यादा है। सरकार की पॉलिसी, सरकार की नीतियां इस बात के लिए जिम्मेदार कि अगर ये लोग परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो जमीन भी इसी की होनी चाहिए। तो इनका ऐसा मानना था कि ये जो भारत के किसानों के, मजदूरों की दुर्दशा है, इस न्यायहीन दमनकारी नीति को हटाने के लिए हमें शस्त्र उठाना पड़ेगा, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और जन्म होता है नक्सलवाद का 1967 में इस नक्सलवाड़ी गांव से। तो नक्सलवाड़ी गांव से शुरू होता है, इसलिए इसको नक्सलवाद कह देते हैं। ठीक है। इसके अलावा माओ जेडोंग से सबसे ज्यादा प्रभावित थे, इसलिए इसको माओवाद कहा जाता है, माओइस्ट कहा जाता है। और ये लेफ्ट में काम करता है, सरकार के अपोजिट काम करता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है? लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पड़ गया है ना, वामपंथी उग्रवाद पड़ गया है। तो तीनों इसी के नाम, आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नक्सलवाड़ी गांव में शुरू हुआ इसलिए नक्सलवाद कह देते हैं इस आइडियोलॉजी को। माओ जेडोंग के कॉन्सेप्ट से प्रभावित है इसलिए माओवाद कह देते हैं। और सरकार के विपरीत ये काम करता है, अपोजिट ये काम करता है, इसलिए इसको वामपंथी उग्रवाद कह देते हैं। तो एक आइडियोलॉजी है, इस आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले को हम क्या कह देते हैं? हम कह देते हैं नक्सलवादी या माओवादी या वामपंथी उग्रवादी। अब 1971 के टाइम पीरियड में 1971 के आसपास 1971 में आंतरिक विद्रोह हो जाता है, इंटरनल रिबेलियन पैदा हो जाते हैं और ये टूट जाता है। और फिर 1972 में चारू मजुमदार की भी डेथ हो जाती है। तो 1971 में सत्यनारायण सिंह ने अलग पार्टी बना ली, इससे टूटकर अलग हो गए, तो थोड़ा इंटरनल डिस्टर्बेंस बढ़ गया, आंतरिक विद्रोह हो गया। 1972 में इसके फाउंडर चारू मजुमदार की डेथ हो जाती है, तो फिर बहुत सारे संगठनों में टूट जाता है, लेकिन अभी भी ठीक ठाक बना हुआ है। और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव हमें पश्चिम बंगाल में देखने को मिला है। पश्चिम बंगाल के अंदर आपको पता है कि 1977 तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और 1977 में पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सरकार आती है। और 1977 से लेकर 2000 तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहते हैं ज्योति बसु। कम्युनिस्ट पार्टी के ये क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर है। और कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट आती है और लगभग 24 से 25 साल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहते हैं। फिर 2000 से लेकर 2011 तक भी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार वहां पर रही है। ठीक है। वहां पर बुद्धादेव भट्टाचार्य मुख्यमंत्री बनते हैं 2000 से 2011 तक। और 2011 के बाद फिर ममता बनर्जी ने कमान संभाल ली है। अब अगर हम बात करें नक्सलवाद की, तो नक्सलवाद 2007 में लगभग इतने एरिया में हुआ करता था। 2007 में बड़े पैमाने पर था, चरम सीमा पर इसका बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हो चुका था और लगभग आधे से ज्यादा राज्यों में ये 223 जिलों में मौजूद है। ये 2007 का ग्राफ है। फिर 2013 के आसपास गवर्नमेंट ने थोड़ी पॉलिसी अपनाई, काम किया, ऑपरेशन चलाए और ये थोड़ा इतना रह गया। और 2018 में 11 से ज्यादा राज्यों में है और 90 से ज्यादा जिले इससे प्रभावित है। तो 2007 में कभी ये 16 राज्यों में हुआ करता था और 223 जिले से प्रभावित थे। और 2018 के अंदर आप ये देखते हैं कि 11 राज्यों के अंदर सीमित रह गया है और मात्र 90 जिलों में है, ये 90 जिलों के अंदर ये मौजूद है। और अगर हम इसकी बात करें तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इससे 4000 से ज्यादा नक्सलवादियों की डेथ हो गई है, 3400 से ज्यादा हमारी भारतीय सेना के जवान शहीद हो गए हैं और 8000 से ज्यादा सिविलियन मारे जा चुके हैं। तो 4000 से ज्यादा नक्सलाइट मारे गए हैं, 8000 से ज्यादा आम जनता सिविलियन मारे गए हैं और 3400 से ज्यादा हमारी सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ के जवान भी शहीद हो चुके हैं। और गवर्नमेंट ने एक डेटा में यह कहा है कि 2007 से लेकर 2018 के बीच
77% की कमी देखने को मिली है, 77% का ड्रॉप देखने को मिला है। प्रेजेंट की सरकार इस बात पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है कि नक्सलवाद को हमें जड़ से खत्म करना है। तो 2007 से लेकर 2018 के बीच 77% नक्सलवाद में कमी देखने को मिली है। और अगर अब मैं आपको बताऊं कि नक्सलवाद ने कौन कौन से बड़े बड़े ऑपरेशन किए हैं, कब कब हमारी आर्मी को, हमारी जनता को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है, कब सबसे ज्यादा ये पीक पर था। 2007 की बात है, छत्तीसगढ़ के बस्तर में 55 पुलिस वालों को मार गिराया। उसके बाद 2008 में ओडिशा के नयागढ़ में 14 पुलिसकर्मी और एक सिविलियन को मार उड़ाया। उसके बाद में 2009 में गढ़चिरौली महाराष्ट्र में 15 सीआरपीएफ के जवानों को शहीद कर दिया, उनको उड़ा दिया गया। 2010 में कोलकाता मुंबई ट्रेन में ब्लास्ट किया गया और 150 यात्रियों को मार दिया गया। उसके बाद हिल्दा कैंप, पश्चिम बंगाल में हमारी आर्मी का कैंप था हिल्दा कैंप। 2010 में सिल्दा कैंप में 24 सीआरपीएफ के जवानों को मार दिया। और दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में 2011 के अंदर आपने न्यूज काफी सुनी होगी, 2011 में दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में 76 सीआरपीएफ के जवानों को इन्होंने उड़ा दिया था, पूरी बटालियन को उड़ा दिया गया था। इस टाइम पीरियड में आप देखो 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस टाइम पे इसका प्रभाव है, बहुत बड़े पैमाने पर पूरा का पूरा एक्सपेंशन है, 223 जिलों में मौजूद है और 16 से ज्यादा राज्य से प्रभावित है। उसके बाद 2013 में सुकमा छत्तीसगढ़ में 27 सिविलियन को मार दिया गया और एक कांग्रेस के बड़े नेता को भी मार दिया गया था। उसके बाद 2021 में बीजापुर छत्तीसगढ़ में 23 सीआरपीएफ के जवानों को मार दिया और सुकमा छत्तीसगढ़ में 2024 में 3 सीआरपीएफ के जवानों को मार दिया गया। तो अब देखो यहाँ पर आइडियोलॉजी 7, 8, 9, 10, 11 2007 से लेकर 2013 के बीच में हर साल लगभग इन्होंने बड़ा ऑपरेशन किया है, या तो आम जनता को मारा या हमारी आर्मी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। उसके बाद 2013 से 2021 8 साल का गैप लग गया, सरकार ने यहाँ पर इनको खत्म करने का पूरा प्लान बना लिया है। हमारी सरकार ने कमान कसने के लिए कुछ ऑपरेशन भी चलाए हैं, कुछ अभियान भी चलाए हैं, जैसे स्टीपलचेन अभियान चलाया था 1971 में इंदिरा गांधी के द्वारा और 20,000 से ज्यादा नक्सलवादियों को खत्म करवा दिया था इंदिरा गांधी ने। 1971 में 20,000 से ज्यादा नक्सलवादियों को खत्म करवा दिया था इंदिरा गांधी ने स्टीपलचेन प्रोग्राम चलवा के। फिर ग्रीन हंट प्रोग्राम चलाया गया, ग्रीन हंट प्रोग्राम चलाया गया 2009 में, और फिर प्रहार नाम का एक ऑपरेशन चलाया गया 2017 में, और इसके माध्यम से चिंता गुफा, छत्तीसगढ़ में एक जगह पड़ती है चिंता गुफा, वहां पर 20 नक्सलवादियों को हमारे सीआरपीएफ के जवानों ने मार दिया था। तो 16 अप्रैल मंगलवार के दिन सुंदरराज पत्तलिंगम हमारे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, इनके नेतृत्व में 29 नक्सलवादियों को मार दिया गया है छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के अंदर। उसमें से 3 तो बड़े नक्सलवादी थे, एक तो शंकर राव जिनके ऊपर 25 लाख का इनाम था, 25 लाख की बाउंटी थी, एक ललिता नाम की माओवादी थी, इनके ऊपर 25 लाख का इनाम था, और एक विनोद गावड़े, इनके ऊपर 10 लाख का इनाम था। शंकर राव, ललिता और विनोद गावड़े, शंकर राव और ललिता के ऊपर 25-25 लाख की बाउंटी थी, इनाम था, और विनोद गावड़े के ऊपर 10 लाख का इनाम था। इनको सीआरपीएफ, बीएसएफ और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड ने मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन करके 29 को उड़ा दिया गया है छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के अंदर, और ये हमारी आर्मी के लिए बहुत बड़ा ऑपरेशन है। वर्तमान की अगर हम बात करें तो देखो 2007 के आसपास, अभी मैं आपको बता रहा था 2007 के आसपास लगभग 1 लाख से ज्यादा इनकी संख्या हुआ करती थी। आज के टाइम पे 2018 में जो गवर्नमेंट ने डेटा दिया है वो ये कहा कि ये 9,000 से 10,000 के बीच बचे हैं केवल, और ये केवल और केवल 90 जिलों में हैं। अब इससे होता क्या है, इनका नाम है सुंदरराज पत्तलिंगम, इनको सरकार ने जिम्मेदारी दी है कि 2030 तक हमें भारत में नक्सलवाद बिल्कुल नहीं चाहिए। नक्सलवाद क्या होता है हमें पता ही नहीं है, ये शब्द हम सुने ही ना, इनको इनके नाम से नक्सलवाद थरथर कांपते हैं। सुंदरराज पत्तलिंगम ये एक ही बात कहते हैं, सरेंडर अदरवाइज आई विल ब्लो यू, या तो सरेंडर कर दो, आत्मसमर्पण कर दो, या मैं तुम सबको उड़ा दूंगा। और 400 से ज्यादा काडर को इन्होंने सरेंडर करवाया है, 400 से ज्यादा छोटे मोटे जो माओवादी ग्रुप होते हैं इनको इन्होंने सरेंडर करवाया है। और ये जो एनकाउंटर हुआ है इसके बाद बड़ी मात्रा में AK-47, असला बारूद, गोला बारूद, राइफल वगैरह मिले हैं। और सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होती है नक्सली एरिया में कि चुनाव नहीं हो पाते हैं, इलेक्शन नहीं हो पाता है, मतदाता को जो अधिकार मिला है उसको अपनी खुद की गवर्नमेंट चुनने का, चुनाव सही तरीके से नहीं हो पाता है, चुनाव में बहुत ज्यादा विवाद होता है, डेवलपमेंट है, विकास नहीं हो पाता, शिक्षा का स्तर बहुत डाउन होता है ना, रोजगार नहीं मिल पाता वहां के लोगों को, रोजगार के नाम पर बंदूक उठाओ और शामिल हो जाओ कैंप के अंदर, है ना, सुरक्षा बलों को दिक्कत होती है, आम जनता को दिक्कत होती है। ठीक है, इसके अलावा आज के टाइम पे ये भी समझदार हो गए, थोड़े कोशिश कर रहे हैं कि उड़ने से अच्छा ये है कि हम किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो जाए, तो थोड़े दिनों में नक्सलवाद भारत से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।